हेलो दोस्तों। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कूलॉम्स लॉ और इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। तो हमारे क्वेश्चन अभी तक पिछले लास्ट टाइम जब हमने देखे थे तो टोटल क्वेश्चन हो चुके थे 11। अब आप इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 12 लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 ये है। ये लेक्चर केवल एमपी बोर्ड ओरिएंटेड है। सवाल केवल सीधा सीधा ये बनेगा, राइट वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। राइट वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। तो आप ये बना लीजिए और आंसर में ये जो सामने लिखा हुआ है ये लिख लीजिए। इससे आपका काम आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप देखना, हमने दो चार्ज देखे थे। एक चार्ज यहां रखा था Q1 अगर आपको याद हो, और एक चार्ज कहां रखा था, Q2 यहां रखा था। आप जब कॉपी में लिखें तो ये Q1 Q2 करेक्ट कर लेना आप इसमें से देख के। ये तो Q1 Q2 दोनों के बीच का डिस्टेंस था R, जो ये लिखा हुआ है। अब सबसे पहले अब हम देख पहले Q1 को स्टेबल मान लेते हैं कि Q1 स्टेबल है। Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है, तो Q2 पे फोर्स क्या लग रहा है, F2। मतलब 2 पे लग रहा है, फोर्स 2 पे लग रहा है। किसकी वजह से, बन की वजह से। तो F2 हमने वेक्टर फॉर्म में लिख लिया, F2। तो फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, ये हमने लिख लिया कि Q2 पे Q1 की वजह से फोर्स। सिमिलरली फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2, ये दूसरे फॉर्मेट में लिखेंगे। तो ये सबसे पहली बात अपन को समझ में आना चाहिए कि क्या है। दोबारा से कह रहे हैं, एमपी बोर्ड में आपको ज्यादा ये जानना जरूरी है कि ये लिखा कैसे जाएगा। इसके फर्दर एप्लीकेशंस कुछ होते होंगे, मतलब वो आपके काम के नहीं है। एमपी बोर्ड में मुझे नहीं लगता कि इस लेवल पे कठिनाई स्तर जा सकता है। आपको केवल लिखना आना चाहिए। अब हम देखते हैं, इसको लिखने के कई तरीके होते हैं, लेकिन मैं जितना हो सक रहा है इसको आसान। एफ का फॉर्मूला तो आपको मालूम ही है। एफ का फॉर्मूला तो ये है फिक्स, ये लिखा हुआ है कि ये फॉर्मूला है। अब अब हम चलते हैं कि एफ का फॉर्मूला लिख दिया तो इसका डायरेक्शन क्या है। तो F2 अगर ये लिखा है तो यहां आप 1 2 लिख लो। यहां क्या लिख लो, 1 2 लिख लो। ये ये जो 1 2 लिखा है इसका मतलब है, ये 1 2 का मतलब वेक्टर अलोंग। आप ये यहां पे साइड में एक बार और लिख देना, R12। ये यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, और इन पॉइंट्स को ए बी नाम दे देंगे। प्लीज ये करेक्ट कर लेंगे, यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी। ये साथ में लिखना जरूरी है। आप उल्टा भी लिख सकते हैं, 1 2 की जगह 2 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहां साइड में मेंशन कर देंगे कि ये है। इसी तरीके से यहां आर कैप 2 1, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर अलोंग बी ए हो जाएगा। ये ए बी वेक्टर लिख दें या बी ए वेक्टर लिख दें, ये दो चीजें साथ में लिख दीजिए। बाकी कुछ भी इसमें अलग से करने की जरूरत नहीं है। ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आपने 11th में पढ़ा होगा। ऊपर ओरिजिनल वेक्टर लिख देते हैं, नीचे उसका मॉडुलस, तो यूनिट वेक्टर आ जाता है। ये साइड में जो लिखा हुआ है ये नहीं भी लिखना चाहें तो चलेगा। अगर आपसे वेक्टर फॉर्म पूछ लें तो इतना लिख दें। और अगर ये याद रख पाए, आपको 11th का कंसेप्ट मालूम हो कि ऊपर वेक्टर आ जाता है, नीचे उसका मॉडुलस आ जाता है, तो आपका काम हो गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर इतना ही सफिशियंट है। इससे ज्यादा लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ना लेट करेंगे ना कुछ, बिल्कुल डायरेक्ट डायग्राम करके लिख देंगे। अगर 2 नंबर से ज्यादा में आने का इसका बनता नहीं है तो ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। आगे देखते हैं अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, राइट ये डेराइव यूनिट चार्ज बाय कूलॉम्स लॉ। ऐसे लिख लीजिए, डेराइव यूनिट चार्ज बाय कूलॉम्स लॉ। सबसे पहली बात तो यह है कि यूनिट चार्ज तो आप डेफिनेट नाम से ही समझ में आ रहा है। यूनिट चार्ज मतलब Q की वैल्यू 1 होनी चाहिए, बस ये है। तो अब कोई पूछे व्हाट इज यूनिट चार्ज, जब चार्ज की वैल्यू 1 कूलॉम है तो ये यूनिट चार्ज है। लेकिन हमें कूलॉम्स लॉ से कैसे करते हैं, क्योंकि ये जो चार्जेज हैं, जो पॉइंट चार्जेज होते हैं, इनकी वैल्यू बहुत कम कम होती है। अब ये जो जो वैल्यू कम कम होती है तो वो पॉइंट चार्ज कहलाते हैं। सबसे पहले ये एक और बात कि चार्जेस को एक पॉइंट पे माना जाए, Q1 एक पॉइंट पे मानेंगे। इन्हें स्टडी में आसानी होती है, इससे पॉइंट चार्ज कंसीडर करने में क्या होता है, स्टडी में आसानी होती है। तो पॉइंट चार्ज मान लिया। अब ये Q1 Q2 हमने कोई फोर्स लग रहा है, तो आप समझते हैं फोर्स को कैलकुलेट करना आसान है थोड़ा सा। तो फोर्स को हम कैलकुलेट कर लेते हैं और उसके आधार पर उल्टे तरीके से हम ये फोर्स की वैल्यू, मीडियम, इन सबके बेस पे Q1 लेके आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे बाय कूलॉम्स लॉ।
फोर्स बिटवीन टू चार्ज Q1 Q2 एट अ डिस्टेंस r, वही दोबारा से वही बात, तो है Q1 और Q2 और उनके बीच का डिस्टेंस है r, तो फिर इनके बीच में जो फोर्स है वो है कूलॉम्स लॉ से F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर फॉर एयर एंड वैक्यूम। ये एयर और वैक्यूम के लिए है। प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि ये एयर और वैक्यूम क्यों लिखा है यहाँ पे, यहाँ कुछ और, यहाँ कोई और मीडियम क्यों नहीं लिखा। ये मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, तो आप अब ये जरूरी से ही बताएंगे, बिल्कुल कंफर्म तरीके से। अब देखना, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप एक बात सुन लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको नोटिफाई कर लीजिए आप, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते चले, और कम से कम जिनको जरूरत है उनको शेयर करिए। मैं ये लेक्चर सीरीज पूरी की पूरी लेक्चर सीरीज ओरिएंटेड है, जो पूरे मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट स्कूल्स में या ऐसे स्कूल्स में जहां टीचर्स आते हैं, नाम भर के लिए आते हैं, 40 मिनट टाइम पास करके चले जाते हैं, नाम भर के लिए टाइम काटने के लिए आते हैं। मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा मध्य प्रदेश में अब ये रहे फिजिक्स के तौर पे। अगर आप हमारे ये लेक्चर्स को 100 लाइक्स दे देते हैं, इनिशियली 3 चैप्टर्स को, आपको अगर ये सीरीज पसंद आ रही है, आपको लग रहा है कि आप फेयर कॉपी बना पा रहे हैं, सारी चीजें अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो जरूर 100 लाइक्स दीजिए। जैसे 100 लाइक्स आएंगे 3 चैप्टर के हम आगे बढ़ जाएंगे। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल ओपन कर देंगे, जिसमें हर चैप्टर से आपको 100 ओटी मिलेंगे, जो थोड़ा सा लेवल उस हिसाब का रहेगा जैसा एमपी बोर्ड ने 2024 के एग्जाम में पूछा था। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, और इन सब के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। इसके लिए कोई चार्ज तो लगना नहीं है, आप समझते हैं। आप जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताइए। अब देखिए, मैंने आपको सबसे पहले इसकी वैल्यू बताई थी कि कितनी है, तो इसकी वैल्यू उठा के मैंने यहां रख ली है 9 इंटू 10 की पावर 9, और फिर मैंने फोर्स को 9 इंटू 10 की पावर 9 मान लिया, क्योंकि ये अगर ये दोनों 9 इंटू 10 की पावर 9 हो गए तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, क्यू को 1 लाना है। दूसरा, आर को 1 मीटर मान लिया, क्योंकि एसआई यूनिट है, 1/4πε0 एसआई यूनिट है, तो आर को कितना मान लिया, 1 मीटर, तो ये आर की वैल्यू रख दी है। ये देख लीजिए, आर 1 स्क्वायर हो गया। इसके बाद Q1 Q2 दोनों को इक्वल मान लिया, और Q मान लिया, दोनों को Q लेट कर लिया। ये देख लीजिए, दोनों को क्या कर लिया है, Q लेट कर लिया है। ये अपने को याद रखना है। तो जब Q लेट हो गया है तो काम ही बढ़िया हो गया। अब देख लीजिए, अब जाएंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 जो है ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब क्या बचा, Q इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बचा, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, और यही तो यूनिटी चार्ज है। हमने बोला तो था कि Q की वैल्यू कितनी लानी है, 1 लानी है, यही यूनिटी चार्ज है। अब इसके बाद अंग्रेजी लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, मैं बताता हूं अंग्रेजी कैसे लिखेंगे। तो देखना, सबसे पहले तो हमने एयर और वैक्यूम माना था, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि एयर और वैक्यूम है कि नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली यहां लिखा हुआ है। फिर डिस्टेंस 1 मीटर माना था, डिस्टेंस 1 मीटर इसमें लिखी हुई है। फोर्स 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन लिया था, ये लिखा हुआ है। प्लीज गौर से, थोड़ा सा वो हमारे एडवर्टाइजमेंट में छिप गया है। आप समझते हैं एडवर्टाइजमेंट भी जरूरी है। कोई भी क्वेरी वगैरह हो आपकी तो हमारे नंबर पे हमें भेज दीजिए, हम आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। डोंट वरी, आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई एंग्जाइटी कुछ भी हो, आप जल्दी से जल्दी कांटेक्ट कर लीजिए, हम आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। बाय ईच अदर देन दीज चार्जेस आर कॉल्ड यूनिट चार्जेस। अब अगर हम देखना, ये कहते टू इक्वल चार्जेस, इक्वल क्यों, क्योंकि हमने लिया था Q1 इज इक्वल टू Q2 और उसकी वैल्यू Q ली थी, तो सबसे पहले डेफिनेशन में ये लिख दिया टू इक्वल चार्जेस। R इज इक्वल टू कितना ले लिया था, 1, तो 1 मीटर पे रखे हूं, डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन एयर एंड वैक्यूम, क्योंकि 1/4πε0 लिया था। अब अगर एयर और वैक्यूम नहीं होता तो यहाँ स्मॉल के आ जाता, आपको पता है डाइलेक्ट्रिक, इसलिए इसको हटाया, जिससे इसकी वैल्यू हमें पता है 9 इंटू 10 की पावर 9 ये, और इतना ही फोर्स ले लिया जिससे ये आपस में कट जाए, तो फोर्स ऑफ 9 इंटू 10 की पावर 9 बाय ईच अदर, ये एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर है। और एयर वैक्यूम में एक्सपीरियंस मतलब एक दूसरे पे लगाते हैं कितना फोर्स, 9 इंटू 10 की पावर 9 ईच अदर, देन दीज चार्जेस आर कॉल्ड यूनिट चार्जेस। तो हमने देखा अगर इतना सब कुछ है तो वो ऑटोमेटिकली यूनिट चार्जेस हो जाते हैं। ये सबसे पहली बात आपको क्लियर रखनी है कि ये हो गया। अब अगला, ये जो हमारा क्वेश्चन था, इसमें जो हमने क्वेश्चन लिखा था क्वेश्चन नंबर 13, एक है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 सीधा सीधा लिख लीजिए, ये राइट फोर्स इन, राइट फोर्स, इसी को क्वेश्चन बना लीजिए। राइट क्वेश्चन नंबर 14, राइट फोर्स इन, राइट अबाउट, ऐसे लिख लेना, राइट अबाउट फोर्स इन मल्टीपल चार्ज सिस्टम।
तो कुछ नहीं होता, जैसे मान के चलिए मल्टीपल चार्ज सिस्टम है, एक कैपिटल क्यू है, अपन ऐसे ये क्यू है, एक Q1 है, एक Q2 है, एक Q3 ऐसे, इसकी वजह से फोर्स F1 है, उल्टा भी काम कर सकता है, इसकी वजह से F2 है, इसकी वजह से F3 है, डैश 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 Qn तक Fn हो गए। तो जब आप टोटल सम निकालेंगे ना F वेक्टर, तो इनका वेक्टर सम होगा। अगर आप 11th में पढ़ के नहीं आए हैं तो सुन लीजिए कि जो हमारे जनरली होते थे ना 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, 9 न्यूटन हो गया, ऐसे नहीं होता। वेक्टर फॉर्म में हमें अपने हिसाब से जोड़ना पड़ेगा और वेक्टर सम करना पड़ेगा। ये क्लियर सी बात है सीधे सीधे तौर पे। तो ये लॉ है, फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू मल्टीपल अदर चार्जेस, मतलब दुनिया भर के चार्ज अलग अलग चार्ज हो, इज द वेक्टर सम। वेक्टर सम होगा, ये सिंपल सम नहीं है, वेक्टर सम है, सीधा नहीं जोड़ सकते, वेक्टर लॉ लगाने पड़ेंगे आपको। और सम ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन द चार्जेस ड्यू टू अदर चार्जेस, जो अदर चार्जेस हैं उनकी वजह से फोर्स है। आप चाहें तो ये डायग्राम भी चिपका चेप सकते हैं, क्या कहते हैं, चेपना, चेपना। तो चेप दीजिए इसको। और आप हमें सबसे पहली बात तो आप कमेंट बॉक्स में जितने भी सवाल पूछ रहे हैं वो सवाल बताइए। जो बच्चे फेयर कॉपी तैयार कर रहे हैं प्लीज फेयर कॉपी तैयार करते रहें। जल्दी जैसे ही इसमें इसमें आपके 100 लाइक्स हो जाएंगे, हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहली बात तो ये वीडियोस को आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।